नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपना पहला टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास। देखो, अभी कल जो 2 दिन से हमारी क्लास चल रही है संविधान की, आज 3rd लेक्चर है, तीसरी क्लास है। जो 2 दिन से क्लास चल रही है उस क्लास में हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन किया है वो ये डिस्कशन किया है कि संविधान का जैसे हर चीज़ का विकास हुआ है। आप देखिएगा, पहले हम लोग जब आदि मानव की फॉर्म में थे कच्चा खाना खा लेते थे, फिर क्या होता था पत्तल दोने में खाना खाते थे, फिर ये क्या होता था तांबे के बर्तन आए, कांसे के बर्तन आए, स्टील के बर्तन आए, कांच के बर्तन आए और आजकल तो आप देख रहे हैं पता नहीं किसके आते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं, ऐसे कुछ बर्तन आ रहा है। मैं इस लाइन से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बच्चे आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा जिस तरह से हर चीज़ का विकास हुआ है उसी तरह भारतीय संविधान का भी विकास हुआ है। और इस भारतीय संविधान के विकास के लिए हम अब तक रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ चुके, हालांकि उससे पहले हमने हमारे देश पर किस तरह से कंपनी का शासन हुआ इसको पढ़ा था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813 मतलब चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ा। अब आज से हम अपना काम लास्ट क्लास से आगे कंटिन्यू आज हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833। और चार्टर एक्ट 1833 सबसे पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए, पहला काम जो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ, क्या हुआ? हमने चार्टर एक्ट 1813 में पढ़ा था कि कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार, माफ़ी चाहूँगा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा पढ़ा था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर, चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चार्टर एक्ट 1813 में ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, लेकिन चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। एक चीज़ आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज बेटा हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी के, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो चीन के साथ व्यापार हो, चाहे वो चाय का व्यापार हो, कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म कर दिए गए। अब यूरोप से बहुत सारी कंपनियां आके भारत में व्यापार कर सकती थीं। बेटा जब कंपनी की स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, तभी से कंपनी को प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के साथ लगे देशों में क्या करने की अनुमति थी? व्यापारिक एकाधिकार करने की अनुमति थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी जो इंग्लैंड से आके भारत के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन बेटा होता क्या है, 1810 के आसपास, 1810 के आसपास, 1810 के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो यूरोप में ऐसी स्थिति प्रकट कर देता है, नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसकी वजह से इंग्लैंड की कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था।
इसीलिए इंग्लैंड की कंपनियां इंग्लैंड की सरकार से मांग कर रही थी कि उन्हें भारत के साथ व्यापार, उन्हें ईस्ट एशिया में व्यापार करने दिया जाए। इसीलिए 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया गया, लेकिन कंपनी की दबाव की वजह से चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी अब कंपनी कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं रखती थी। इंग्लैंड से कोई भी कंपनी भारत आके व्यापार कर सकती थी। एक बात। दूसरी बात बेटा, हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1773 में क्या कि बंगाल को कंट्रोल करने के लिए बंगाल का गवर्नर था, मद्रास को कंट्रोल करने के लिए मद्रास का गवर्नर था और बम्बई को कंट्रोल करने के लिए बम्बई का गवर्नर था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। आज हम चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था बेटा, गवर्नर जनरल जो था इसको प्रमोशन दे दिया गया और इस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब न पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोबारा से सुनिएगा। पहली चीज़ देखो बेटा, इतनी आसान सी चीज़ें हैं। पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके जितना अंग्रेजी क्षेत्र है भारत में, और 3 क्षेत्र मेन थे, बंगाल था, बम्बई था, मद्रास था, तीनों का गवर्नर जनरल इसे बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। लेकिन फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 जो आता है, उसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे प्रमोट करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 2 प्रावधान इसमें हो गए। पहले तो कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरी चीज़, थर्ड वन, ये जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, इसे, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या ये जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है कि इसे एक अधिकार दिया गया, काय का अधिकार दिया गया कि ये पूरे भारत के लिए, ये और इसकी परिषद पूरे भारत के लिए क्या करे बेटा, पूरे भारत के लिए बेटा कानून बनाए। ये बहुत गजब क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह पूरे भारत के लिए कानून बनाए, तो वो था आपका कौन सा, चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह पूरे भारत के लिए कानून बनाए। अच्छा, अब एक बार फिर से हमें याद करना होगा, क्या याद करना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या था, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो गवर्नर जनरल होता था, इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करती थी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे।
इसमें बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो हम बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये जो गवर्नर जनरल था इसे कंपनी नियुक्त करती थी, और इसके साथ जो 4 सदस्य थे, इसकी कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य थे बेटा, ये जो 4 सदस्य थे इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करती थी? ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन की गवर्नमेंट करती थी। ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन की गवर्नमेंट करती थी। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये पढ़ा था। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और आप सब बच्चों को पक्का याद होगा कि इन सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके क्या कर दी गई? 3 कर दी गई। यानी अब इसमें कितने सदस्य होने लगे? 3 सदस्य होने लगे। इस चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा चौथी बात ये जोड़ी गई कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें 3 सदस्य होते थे, उनमें एक सदस्य और जोड़ा गया, और ये सदस्य जो है वो विधि यानी लॉ का सदस्य होता था, कानून का सदस्य होता था। और बेटा इसमें जो पहला सदस्य था वो था लॉर्ड मैकाले। ये अस्थाई सदस्य था, एक सदस्य, ये मत नहीं दे सकता था, ये सिर्फ सलाह देता था। दोबारा से और इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में दोबारा से सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर से सुनिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनी। फिर हमने पढ़ा पिट्स इंडिया 1784 में कि इसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। अब हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट 1833। बेटा चार्टर एक्ट 1833 में हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यों की जो कार्यकारिणी थी, जो एग्जीक्यूटिव थी, उसमें अब दोबारा से कितने सदस्य कर दिए गए? 4। एक विधि मेंबर और जोड़ दिया गया, और विधि मेंबर मतलब कानूनी लॉ वाला सदस्य, और लॉर्ड मैकाले जो है वो इसका पहला कानूनी सदस्य था। इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा काम और हुआ, वो भी हम देख ले रहे हैं, और वो था हमारे देश से दास प्रथा को समाप्त किया जाना। भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। नंबर 2, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसे ये अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो पूरे देश के लिए कानून बनाए। तीसरी बात क्या की गई? अगली चीज़ क्या की गई कि जो वाइसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। ये मत नहीं दे सकता था, ये अस्थाई सदस्य था, ये विधि से संबंधित सदस्य था, और लॉर्ड मैकाले इसका पहला सदस्य जो है वो विधि के रूप में बना, और इसमें दोबारा से 4 सदस्य हो गए। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा, सुनिए, ये था चार्टर एक्ट 1833। अब उसके बाद 20 साल बाद फिर से एक एक्ट आता है जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1853, 1853, चार्टर एक्ट 1853। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताइए कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार और कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्य दोनों को अलग अलग किया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनिए, बात कर रहे हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। शानदार एक्ट है, बहुत ही गजब है। आप इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात जरा इधर देखिए। देखो बेटा, पहली क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम लोग जब भारत के राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब उस समय इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बड़े लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा और कराऊंगा। क्या जरा देखिएगा एक सेकंड। एक होती है कार्यपालिका, मतलब कार्य करने वाली संस्था, जो हमारे देश में क्या होती है? सरकार। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है और राज्य में माननीय योगी जी की सरकार है। अच्छा,
ये जो कार्यपालिका है ना, ये जो सरकार है, इसी तरह होती थी। कौन? इसी तरह होती थी वो गवर्नर जनरल की परिषद बेटा, जिसमें पहले 4 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 3 सदस्य कर दिए गए, और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दोबारा से उसमें 4 सदस्य कर दिए गए। एक तो वो होती थी, ये है कार्यपालिका। दूसरी होती है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, और हमारे देश में जो कानून बनाने वाली संस्था है वो होती है संसद। इस चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा बेटा पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में 12 सदस्यों की एक विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेचर का गठन किया गया। बहुत गजब क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बेटा पहली बार भारत में 12 सदस्यों की एक विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेचर का गठन किया गया। जैसे आज हमारे देश में संसद है, वैसे ये विधान परिषद होती थी, और जैसे आज हमारे देश में सरकार है, वैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। अच्छा सुनिएगा, 12 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाई गई, और 12 सदस्यों का जो हिसाब किताब था मैं वो आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसमें 6 सदस्य तो गवर्नर जनरल, 6 सदस्य तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद के ही, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से ही होते थे 6 सदस्य, और 6 जो हैं वो अन्य सदस्य होते थे। कौन कौन से, जरा सुनिएगा। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सदस्य थे, एक तो होता था गवर्नर, एक होता था सेना अध्यक्ष, और बेटा 4 सदस्य कौन से, अभी जो हम लोगों ने पढ़े कि पहले 3 होते थे, एक विधि सदस्य और जुड़ा, संख्या हो गई 4। ठीक है, 6 ये हो गए। 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो बेटा जरा ध्यान से सुनो। एक तो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब। दूसरा जो था एक सदस्य, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश, एक 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 एक, यानी ये कौन थे, ये आगरा का रिप्रेजेंटेटिव था, आगरा का रिप्रेजेंटेटिव, ये मद्रास का रिप्रेजेंटेटिव था, ये बम्बई का रिप्रेजेंटेटिव था, और ये जो है बंगाल का रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब ये कि 6 अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक आगरा का, एक मद्रास का, एक बम्बई का और एक बंगाल का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। यानी पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ था जब स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव को, स्थानीय रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1833 कि एक विधि सदस्य जोड़ा गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम यहाँ लिखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो है एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, और ये विधि सदस्य जो है वो अस्थायी होता था और अस्थायी रूप से कार्य करता था, और इसे मत देने का अधिकार नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने चार्टर एक्ट 1833 में ये पढ़ाया था, अब आप पढ़ा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 में कि 4 सदस्य हो गए, लेकिन कायदे में सदस्य तो 3 ही थे, एक तो अस्थायी था, बेचारे को मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो बेटा चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इस विधि सदस्य को क्या किया गया, स्थायी किया गया,
और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दोबारा से सुनिएगा। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा पहली बार 12 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाई गई। 12 सदस्यों में 6 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से होते थे और 6 अन्य सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से मतलब एक खुद गवर्नर होता था, एक सेनाध्यक्ष होता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। 4 अन्य सदस्य कौन से? वही जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ 6 अन्य में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक आगरा, मद्रास, बम्बई और बंगाल का प्रतिनिधि। अच्छा, और इसके बाद हमने दूसरी बात पढ़ी है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो अस्थाई सदस्य बनाया गया था विधि वाला, उसे अब स्थायी कर दिया गया। अच्छा, अब देखो बेटा, अब एक अगली चीज़ आती है। अगली चीज़ क्या आती है? इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा काम किया गया। देखिए, इससे पहले हमारे देश में हम बात कर रहे हैं, जैसे आज हमारे देश में अधिकारी बनने के लिए आपको बड़ा अधिकारी बनना है तो आपको सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वो पास करनी पड़ेगी। केंद्र के लिए आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही बने, आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, मस्त डीएम बने, एसपी बने, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अधिकारी बनने के लिए आईएएस का पेपर होता है। मान लीजिए हमने आईएएस का पेपर नहीं दिया, आपने पीसीएस का पेपर दिया। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पीसीएस का फॉर्म डाला, यूपी पीसीएस 2020। बस बेटा, मैं ऐसे सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर चीज़ आप कंसेप्ट के बेस पे पढ़िएगा। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस पढ़ रहे हैं, अगर आपको वाकई कुछ बड़ी परीक्षा निकालनी है, देखिए आने जाने दिखावा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फॉर्म भर दीजिए, चला जाएगा। पेपर दे आइए, घर वालों को बता दीजिए, लेकिन अंदर से जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलेगी। आपने पीसीएस का फॉर्म भरा है, बहुत अच्छी बात है। आप हर चीज़ को कंसेप्चुअली पढ़ के, देख के, लिख के क्या करके आइए, एग्ज़ाम दे के आइए। यूपी पीसीएस लोअर का भी रिज़ल्ट आया है, इतने सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है। आप भी ऐसे पढ़िए, आराम से पेपर दे के आइए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपकी नौकरी लगेगी। इस दौर में आपको अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा, आगे मतलब नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। ये सारी फालतू बातें आप तभी सोचेंगे जब आप पढ़ने से फ्री होंगे। आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए, अपने आप पर और बजरंग बली पर भरोसा बनाए रखिए। 100% सब कुछ सही हो जाएगा। जब हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी चीज़ कभी आ सकती है, जब वो आ गई तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें अपने आप वैसे की वैसी हो जाएंगी। लेकिन जो थोड़ा समय लग रहा है उसमें हमें पेशेंस अपना जो है वो बनाए रखना है। कितना शानदार लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कही, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। ये आपत्ति का समय है और इसमें हमें अपना धीरज का मतलब यहाँ है धैर्य, और धैर्य का मतलब है यहाँ पेशेंस से अपने दिमाग को कूल रखते हुए, एकदम शांत रखते हुए अच्छे से आप खूब टहलें, योगा करें, पढ़ें, लिखें, एकदम खुशी से रहें। बेटा, ये मानव का जीवन है, अब मिला है, पता नहीं फिर कब मिलेगा, इसलिए आपका एक दिन भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप हंसी खुशी रहिए, पढ़िए लिखिए, आराम से ऐश करिए, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी, ऐसा वाला है। तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं बता रहा था आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा था। क्या बता रहा था? जैसे हाँ, यूपी पीसीएस का फॉर्म डालते तो उसमें 2 फॉर्म आते, एक पीसीएस अपर और एक पीसीएस लोअर। लोअर में पोस्ट जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं और अपर में जो हैं वो बहुत शानदार पोस्ट होती हैं। अपर में क्या होता है? एसडीएम होता है। अपर में क्या होता है? सीओ होता है। अपर में क्या होता है? आरटीओ होता है। अपर में क्या होता है? रजिस्ट्रार होता है। इतनी अच्छी पोस्टें होती हैं।
जबकि लोअर में ARTO होता है, आबकारी निरीक्षक होता है, ऐसी तरह की पोस्टें डिप्टी जेलर होता है उसमें, है ना। तो इस तरह की उसमें छोटी पोस्टें होती हैं। सेम उसी तरह हमारे देश में जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो सिविल सेवाएं होती थी वो 2 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? एक होती थी कोविनेंटेड, और दूसरी सेवा जो होती थी वो होती थी अनकोविनेंटेड। दूसरी सेवा जो होती थी वो ये होती थी कोविनेंटेड और अनकोविनेंटेड। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता था? ये लोअर, ये PCS अपर की जैसी थी, यानी ये जो है वो उच्च सेवा थी और ये जो है वो निम्न सेवा थी। और दोनों ही सेवा में मैं आपको बताऊं, दोनों, जैसे आज तो आप एग्ज़ाम देंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपकी नौकरी लगेगी। पहले क्या होता था बेटा, पहले जो है ना, ये जो कोविनेंटेड और अनकोविनेंटेड सर्विसेज जो थी, इनके सदस्यों का मनोनयन मतलब नॉमिनेशन होता था। नॉमिनेशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऐसे कहना चाहिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो होते थे वो इन सदस्यों को चुन के भेजते थे, नियुक्त करके भेजते थे, इनका मनोनयन करते थे। मतलब जिसका मन में आया उसको मनोनयन कर दिया, भारत में DM बना दिया, SP बना दिया। कॉन्वेंटेड और अनकोविनेंटेड, ये 2 प्रकार की सेवाएं होती थी। भारतीयों को इस सेवा में रखा जाता था, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा बड़ा काम ये हुआ कि भारत में अब जो सिविल सेवाओं में मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया कि भारत में अब कोविनेंटेड हो चाहे अनकोविनेंटेड हो, बेसिकली कोविनेंटेड जो उच्च सेवा है, भारत में कोविनेंटेड यानी उच्च सेवा के लिए सदस्यों का अब मनोनयन नहीं होगा। अब क्या होगा? ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब जैसे आज पेपर होता है, अब जो है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, नॉमिनेशन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पेपर अब भारत में भी होगा, 2 बातें। और तीसरी चीज़, इसमें भारतीयों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया गया। कोविनेंटेड यानी उच्च सेवाओं के लिए भारत में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा और इसमें भारतीयों को भी हिस्सेदारी मिलने लगी। तीसरी बात, पहली बात तो हमने पढ़ी 12 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद का। दूसरी बात हमने पढ़ी साहब जो है वो जो विधि सदस्य था उसको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए बेटा वो क्या किया गया, भारत में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। अच्छा, अब एक चीज़ और हम आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। याद करिए, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था बहुत पहले से, मैं आपको ये बताता रहा हूँ पहली क्लास से, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, बेटा ध्यान से सुनना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे? 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या किया गया, अब इनकी संख्या को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, और अब इनकी संख्या कर दी गई कितनी? 18। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कर दी गई 18। और इन 18 में भी क्या किया गया, 12+6 मतलब 12 सदस्यों का चयन जो है, या 12 सदस्यों का मनोनयन जो है, या 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो तो कंपनी करेगी, और दूसरा 6 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगी? ब्रिटेन की सरकार करेगी। 12 अच्छे कितने होते हैं? 18। 12 सदस्य कंपनी के द्वारा और 6 सदस्य जो है वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा
1853 के द्वारा पहली चीज़ भारत में 12 सदस्यों की विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद में 12 सदस्य कौन कौन होते थे आपको पता है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा बड़ा काम जो किया गया वो ये किया गया कि जो विधि सदस्य था उसे स्थायी कर दिया गया। तीसरा काम क्या किया गया, भारत में कोविनेंटेड सेवाओं के लिए यानी उच्च सेवाओं के लिए अब मनोनयन बंद कर दिया गया और एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी आजकल जो पेपर होता है वैसा पेपर स्टार्ट कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या घटा करके 18 कर दी गई और 12 सदस्य अब कंपनी के द्वारा, पहले 24 के 24 सदस्यों को कंपनी अपॉइंट करती थी लेकिन अब कंपनी 12 सदस्यों को कर रही है और इसके साथ साथ 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन सरकार के द्वारा की जा रही है। अब अगला देखते हैं और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इसे कह सकते हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो अधिनियम है, ये वाला जो एक्ट है वो 1857 की क्रांति के बाद आया। 1857 की क्रांति के बाद आया, ठीक है, बाद आया। इस बात से क्या मतलब है सर 1857 की क्रांति के बाद आया? बेटा इस बात का बड़ा मतलब है। बड़ा मतलब ये है कि हमारे देश में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि भारत में किसान, जवान, मजदूर, कामगार, पढ़ा लिखा, राजे रजवाड़े ये सब कंपनी से नाराज़ थे। कंपनी जिस तरह से शोषण कर रही थी सब लोग नाराज़ थे, इसीलिए 1857 का विद्रोह हुआ था। और इस भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा सभी को खुश करने का प्रयास किया गया, सभी को खुश करने का प्रयास किया गया। तो पहली चीज़ 1857 की क्रांति के बाद आया। दूसरी चीज़ बेटा, इसे अगस्त 1858 में 1858 में पास किया गया। पहली चीज़ 1857 की क्रांति में आया, क्रांति के बाद आया। दूसरी 1857 की क्रांति के बाद आया। दूसरी बात अगस्त 1858 में इसे पास किया गया। तीसरी बात सुनिएगा, थर्ड वन, इसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया। मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। पहली चीज़ भारत शासन अधिनियम, यानी अब हमारे देश का शासन से संबंधित एक्ट बन के आया, गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्ट बन के आया। पहली चीज़ 1857 की क्रांति के बाद आया था। दूसरी बात, अगस्त 1858 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास किया गया। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कर्जन, गलत हो गया माफ़ी चाहूँगा मैं, ये लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, बेटा इलाहाबाद में एक बड़ा दिव्य और भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में जमींदारों को बुलाया गया था, सूबेदारों को बुलाया गया था, राजा महाराजाओं को बुलाया गया था, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और डेलीगेट्स को बुलाया गया था, भारत के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और सबको ये पढ़ कर के सुनाया गया था कि महारानी
अब हमारे देश पर, भारत पर शासन करेंगी और भारत में अब क्या क्या नियम होंगे। ये जो है, ये भारत शासन अधिनियम को एक नाम और दिया जाता है, वो नाम है विक्टोरिया घोषणा पत्र। विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये नाम इसे दिया जाता है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अच्छा, अब इसमें था क्या क्या, पहले हम ये देखते हैं। पहला प्रावधान, फर्स्ट ऑफ ऑल, साफ साफ लिखा था कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, शासन समाप्त किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, और दूसरी बात इसी में आगे, आज से भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है। ब्रिटिश क्राउन मतलब जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, क्राउन में अगर कोई फीमेल है तो उसे साम्राज्ञी या महारानी बोला जाता है, और यदि कोई मेल है तो उसे सम्राट या महाराज बोला जाता है। तो ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन क्राउन विक्टोरिया थी, इसीलिए इसे ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है। कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है, यानी हमारे देश का शासन दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। कंपनी का और मुगल का, दोनों का शासन अब हमारे देश में समाप्त हो गया, पहली चीज़। दूसरी बात बेटा ये कही गई, दूसरी चीज़ ये कही गई कि भारत के शासन को देखने के लिए, जैसे आज हमारे देश में अलग अलग मंत्री हैं। विदेश मंत्रालय को देखने के लिए विदेश मंत्री हैं, कृषि को देखने के लिए कृषि मंत्री हैं, स्वास्थ्य को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मामलों को देखने के लिए गृह मंत्री हैं। सेम इसी तरह ये कहा गया कि भारत के मामलों को देखने के लिए, भारतीय शासन को देखने के लिए ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में एक मंत्री होगा, और इस मंत्री को इंडियन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू इंडिया कहा जाएगा। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। दूसरी चीज़, बड़ी चीज़, भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। ये ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था, और इसका दर्जा जो है वो कैबिनेट मंत्री के समान होता था। इसका दर्जा बेटा कैबिनेट मंत्री के समान होता था, एक बात। दूसरी बात, कैबिनेट मंत्री के समान एक भारत मंत्री की, भारतीय शासन को देखने के लिए एक भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, और ये भारत मंत्री कैबिनेट मंत्री के समान होता था, कैबिनेट मंत्री के समान होता था। और बेटा जो पहला भारत मंत्री बना था, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली बात, जो भारत का पहला भारत मंत्री था उसका नाम था लॉर्ड स्टेलनी। लॉर्ड स्टेलनी जो है वो पहला भारत मंत्री था। लॉर्ड स्टेलनी जो है बेटा वो पहला भारत मंत्री था, एक चीज़। तीसरी चीज़ बेटा, इस भारत मंत्री की सहायता के लिए, बेटा इस भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। कहाँ? वहीं ब्रिटेन में, जिसे भारत परिषद या इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाता था। भारतीय शासन को देखने के लिए ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, जो कि कैबिनेट मंत्री के समान होता था। ये बेटा इस भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी होती थी, जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। और लॉर्ड स्टेलनी जो है बेटा वो पहला भारत मंत्री बना। एक चीज़, दो तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ सुनिएगा बेटा, बहुत ही शानदार, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को एक नाम और दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? वाइसराय।
वाइसराय, ये वाइसराय का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा, यानी अब इसके स्थान पे कह सकते, इसके स्थान पे वाइसराय शब्द आ गया। हालांकि दोनों एक ही व्यक्ति होता था। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लॉर्ड कैनिंग, ये पहला हमारे देश का वाइसराय था। ये गवर्नर जनरल भी था और वाइसराय भी था। कैसे, सुनिएगा। हमारे देश के दो हिस्से थे आधुनिक भारत में, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। दो हिस्से थे हमारे देश में, कौन कौन से? एक था ब्रिटिश इंडिया, यानी जिस पर अंग्रेजी शासन चलता था, वो ब्रिटिश इंडिया था। दूसरा था देसी रियासत। अच्छा, गवर्नर जनरल, जब कोई भी व्यक्ति गवर्नर जनरल की तरह काम करता था तो वो ब्रिटिश इंडिया का जो है शासक होता था, ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोलर होता था। और वाइसराय, वाइसराय मतलब, वाइसराय शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। यानी ये जो वाइसराय है ये हमारे देश में महारानी का प्रतिनिधि था। ओवरऑल बात ये है कि गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही व्यक्ति होता था, और गवर्नर जनरल शासक होता था, वाइसराय के रूप में होता है प्रतिनिधि, ये महारानी का प्रतिनिधि था। तो और ये लॉर्ड कैनिंग हमारे देश का पहला वाइसराय बना, एक चीज़। अच्छा, उसके बाद बेटा अगला काम क्या किया गया? अगला काम ये किया गया, बड़ा काम किया गया कि जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही पद होता था। एक बड़ा काम ये किया गया कि देसी रियासत, हाँ, वाइसराय को ये अधिकार दिया गया कि वो देसी रियासत, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी रियासतों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी रियासतों के साथ जो संधि समझौते किए हैं, देसी रियासतों के साथ जो संधि समझौते किए हैं, वो सारे संधि समझौते लागू होंगे, वो सारे संधि समझौते लागू होंगे। एक चीज़, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देसी रियासतों ने जो संधि समझौते किए थे वो लागू होंगे। और अगली बात कही गई कि आगे से साम्राज्यवाद की नीति, साम्राज्यवाद मतलब किसी भी देसी रियासत पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, किसी देसी रियासत का जो है वो क्षेत्र छीना नहीं जाएगा, किसी देसी रियासत पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में हमने क्या पढ़ा? इसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। पहली चीज़, ये 1857 की क्रांति के बाद आया। इसे अगस्त 1858 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा पास किया गया। 1 नवंबर 1858 को उस समय के हमारे देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसे भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक बड़े दरबार का, एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजाओं को, सभी देसी रियासतों के रजवाड़ों को और सभी बड़े अधिकारियों को, बड़े जमींदारों को, बड़े सूबेदारों को, इन सबको बुला के, भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को सबको बुला करके पढ़ करके ये सुनाया गया था। इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत मंत्री की नियुक्ति की गई भारत के शासन को देखने के लिए, और ये ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था और कैबिनेट मंत्री के समान इसका दर्जा होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया और लॉर्ड स्टेलनी जो है वो पहला भारत मंत्री बना। गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। अगली चीज़, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देसी रियासतों ने जो संधि समझौते किए गए थे, उन सारे संधि समझौतों को जो है वो आगे जारी किया गया और ब्रिटिश सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि वो साम्राज्यवादी नीति का त्याग करती है, यानी अब आगे से साम्राज्यवाद को फॉलो नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी बात और हम ऐड करेंगे इसमें, मैं बताना भूल गया, 5, 6, 7 7th पॉइंट है ये, 4, 5, 6, 7 7th पॉइंट क्या है बेटा? बड़ा शानदार सा पॉइंट है। आप सबको पता है इस कंपनी को कहाँ गया कंपनी का शासन? ये
ब्रिटिश, ये है कंपनी का शासन, माफ़ी चाहूँगा। ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था। याद है ना आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दो होते थे। इस भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपका क्या क्या, चार्टर एक्ट 1833, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858। इन 3 एक्ट को आप बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इन पर नोट्स बनाएं। कोई समस्या, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या आप टेलीग्राम पर मैसेज करें। मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।